गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको सब्जेक्ट साइंस क्लास 5 चैप्टर डिस्कशन 11 चैप्टर नेम है एयर एंड वाटर बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर में मूल रूप से आपको पढ़ना है एयर और वाटर, एयर एंड वाटर, एयर के बारे में और वाटर के बारे में। तो एयर में मूल रूप से आपको पढ़ना है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर में है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, रेयर गैसेस। उसके बाद है एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर हैज वेट, एयर occupies space, use of air, air pollution and prevention of air pollution। इतना आपको एयर पोल्यूशन में पढ़ना है। वाटर में मूल रूप से है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज बाय। अब रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज कितने तरह से हो सकता है तो वो देखना है। तो इसका दिया है वन में बाय सेडिमेंटेशन, दूसरा है बाय फिल्ट्रेशन, थर्ड है बाय इवेपोरेशन एंड फोर्थ है बाय डिस्टिलेशन। तो आइए अब ये सब पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहले आते हैं एयर में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आप अपने बुक में देखिए, पहले जानते हैं एयर कि यार ये एयर क्या है। अब अर्थ इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ एयर, दिस वेरी थिक लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। Earth's atmosphere is mixture of many gases. It is surrounding our Earth like a cover. Atmosphere remain around the Earth due to the Earth's gravitational force। देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक आवरण है, मोटा परत है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे गैस का मिश्रण होता है, उसमें बहुत सारा गैस मिला होता है, और ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है। और पृथ्वी के चारों तरफ इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का आवरण पाया जाता है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। तो ये आप समझ गए एयर, एटमॉस्फेयर। अब चलते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें सब मैंने ये वायुमंडल की बहुत सारे परत हैं। सबसे पहले है, आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसका जो ये परत लगभग 0 किलोमीटर, यानी जहां से हम लोग का वायुमंडल शुरू होता है वहां से लेकर के ऊपर की ओर 12 किलोमीटर तक रहता है। दिस इज वेयर वेदर कंडीशन अक्वर एज हाइट इंक्रीज द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड इट गेट्स कोल्डर। ट्रोपोस्फेयर में ही आपका जितनी मौसमी घटना होता है, मौसम का जो घटना होता है, इसी परत में होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंडा होते चला जाता है। नेक्स्ट नंबर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसकी मोटाई लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। ये ट्रोपोस्फेयर के बाद, यानी 12 किलोमीटर के बाद 12 से 50 किलोमीटर के परत में आता है। The layer 15 kilometer from the sea level up to 50 kilometer of the atmosphere is called stratosphere. This layer contains ozone gas. The ozone layer helps to protect the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. इस परत में, कौन सी परत में? स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि 12 से 50 किलोमीटर की मोटाई है। इसका 12 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और 50 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। इसमें मूल रूप से ओजोन गैस होता है। ओजोन एक ऐसा
गैस का परत है जो सूर्य से आने वाले हार्मफुल यानी हानिकारक किरणों को अपने में सोख लेता है और पृथ्वी पर सूर्य का जो ये पूर्ण प्रकाश होता है या कहीं हानिकारक जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से आने नहीं देता है। अब नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। इसकी मोटाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है, यानी ये तीसरा परत है, वायुमंडल की तीसरी परत है जो कि जिसकी मोटाई 50 से 80 किलोमीटर है। दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फियर। अब इसके बारे में कह रहा है कि ये वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की जो वायुमंडल की मोटाई है ऊपर में, वो सबसे ठंडा परत का है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर थर्मोस्फीयर। इसकी मोटाई 80 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 80 किलोमीटर से जितना ऊपर चले जाइए सब इसी परत में आता है। इसको बाहरी मंडल भी बोलते हैं। The temperature is very high in this layer, about 2000 degrees Celsius. The air is very thin in this layer. देखिए बाहरी मंडल यानी थर्मोस्फीयर मीन्स बाहरी मंडल, इसकी इस परत की मोटाई 80 किलोमीटर के बाद शुरू होता है और 80 किलोमीटर से ऊपर आप जितने अंतरिक्ष में चले जाइए इसके बाद कोई वायुमंडल का परत नहीं है। इसमें टेम्परेचर बहुत अधिक है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस वहां की तापमान है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद अब है नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी वायु का मिश्रण, उसमें क्या क्या मिला हुआ है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं अपने बुक पेज नंबर 98 में कि दिया है कंपोजिशन ऑफ एयर में कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, अदर गैस में आता है वाटर वेपर, नियॉन, ऑर्गन और जितने भी गैसेस है वो है 0.97%। 0.97% आपका इसमें यहां दिया है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कितना परसेंट में कौन सा गैस है। अब बताया है नाइट्रोजन, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ our protein, so it is needed by the plants to make protein for us. नाइट्रोजन जो है प्रोटीन, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं जिसमें प्रोटीन मुख्य होता है, तो वो मूल रूप से नाइट्रोजन में पाया जाता है। नाइट्रोजन से वो पौधा में आता है, पौधा से हम लोग में आता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। It is needed by the plants for photosynthesis. In this process, plants make food. We are all dependent on plants directly or indirectly for food. आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा में प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधा अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करती है, और हम लोग जो भी खाना खाते हैं डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज द सोर्स ऑफ क्लाउड, रेन, स्नो, ड्यू एंड हेल। कहता है पानी, वाटर वेपर जो कि वायुमंडल में हवा में उपस्थित होता है, वाटर वेपर से ही आपका बादल बनता है, बादल से वर्षा होता है। नेक्स्ट है रेयर गैसेस। रेयर गैसेस का मीनिंग हो गया वह गैस जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे रेयर गैसेस लाइक ऑर्गन आर यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हीलियम इज यूज्ड फॉर फिलिंग बैलून्स, नियॉन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट्स।
कुछ ऐसे भी गैस जैसे ऑर्गन है, इसका प्रयोग बल्ब में गैस भरने में किया जाता है। उसके बाद हीलियम है, हीलियम का प्रयोग बैलून को फुलाने में किया जाता है। आप देखते हैं कि बैलून में जो एयर भरा जाता है, जिसमें बैलून अपने से उड़ते रहता है, उसमें हीलियम गैस होता है। उसके बाद है नियोन। नियोन का प्रयोग कोई भी चीज एडवर्टाइज किया जाता है, प्रचार किया जाता है, उसको कलरफुल बनाने में, बहुत चमकीला बनाने में किया जाता है। तो ये सब रेयर गैस है, बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एयर एग्जॉस्ट प्रेशर, यानी हवा में दबाव होता है, हवा दबाव भी डालता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग वेट एग्जॉस्ट प्रेशर आल्सो। If you put the palm of your hand on the table and then put 1 kilogram weight on it, you will feel pressure on the palm. देखिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि जिसमें वजन होता है वो भार भी देता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया है कि आप अपना हथेली को टेबल पर इस तरह से रखिए, रखने के बाद उसमें 1 किलो जो जिससे हम वजन करते हैं वो किलो को हाथ पर डालिएगा, हथेली पर, क्या होगा, आपको भार महसूस होगा। तो ये क्या बताता है कि ये बताता है कि किसी भी वस्तु में भार होता है, इस तरह से हवा में भी भार होता है। और नेक्स्ट है एयर हैज वेट, हवा में वजन होता है। इफ वी इन्फ्लेट टू बैलून्स, of the same size, we tie a piece of a string to middle of a stick, we tie the balloon to the end of the stick, we balance the stick by shifting the position of the balloons. देखिए, इस एग्जाम्पल में ये बताना चाहता है कि 2 बैलून लीजिए, एक बैलून में थोड़ा ज्यादा हवा डालिए और एक में कम डालिए। दोनों को, जैसे आप तराजू देखते हैं बीच में होता है, तो एक स्टिक के सहारे बीच में उसको बांध देंगे, इस तरह से लटका देंगे, तो उसको बीच में डालेंगे। फिर देखेंगे क्या कि जिस बैलून में ज्यादा हवा है, भरा हुआ है, वो ज्यादा झुकेगा, जिसमें कम है वो कम झुकेगा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हवा में वेट यानी वजन है। एक और एग्जांपल, जैसे एक बैलून में हवा भर दीजिए, दूसरा को में नहीं भरिए, दोनों को टांगे, क्या होगा, जिसमें हवा भरा हुआ है वो ज्यादा झुकेगा और जिसमें नहीं है वो बिल्कुल नहीं झुकेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है? ये भी बताता है कि हवा में वजन है। अब नेक्स्ट है एयर ऑक्युपाइज स्पेस, यानी हवा जो है स्थान छेदता है, घेरता है। वो कैसे? आप अभी बैलून का एग्जांपल हम बताए हैं कि एक बैलून लीजिए, 2, उसमें क्या कीजिए, हवा डालिए, क्या होगा, बैलून फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम जो हवा जितनी मात्रा में बैलून में दिए हैं वो बैलून के अंदर जाकर के आपका स्पेस छेदता है। तो ये एग्जांपल क्या बताया कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस, यानी हवा स्थान को छेदता है। जैसे आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्यूब में हवा भरा जाता है। तो वो भी क्या होता है, जैसा हवा ट्यूब का आकार लेकर के उसको भर देता है। तो ये क्या प्रूव करता है? ये दोनों एग्जांपल ये प्रूव करता है कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस यानी हवा में स्थान छेदता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एयर, हवा का यूज। आप देख सकते हैं, एयर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ब्रीथिंग, हवा का यूज मनुष्य श्वास लेने में करता है। एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल्स, हवा फ्यूल्स यानी जलने में सहायता करता है। एयर इज यूज्ड फॉर
drying clothes and agricultural products such as food grains. हवा कपड़े को सुखाने में और कृषि खेती से उत्पन्न अनाज को सुखाने में भी हेल्प करता है। Air is used for separating the grain from the husk through winnowing, यानी हवा अनाज से भूसे को अलग करने में मदद करता है। Air enables airplanes, helicopters, birds and insects to fly. हवा के कारण ही एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पक्षी, कीड़ा, पग इत्यादि उड़ने में हवा ही इसको हेल्प करता है। नेक्स्ट है windmills work when the wind blows. Windmills are used for draining water from tube wells, for running plough mills and for the production of electricity. जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां विंड मिल आप देख सकते हैं, आपको फिगर दिया गया है विंड मिल का, वो किस तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है, हवा के चलने से इसका विंड मिल का पंख चलता है जिससे बिजली तैयार होता है और ट्यूबवेल से पानी खींचने में भी हेल्प किया जाता है इससे। नेक्स्ट है एयर इज हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, बैलून्स एंड काइट्स। हवा नाव को, ग्लाइडर को, पैराशूट आप जानते हैं जो पहन के ऊंचाई से उसको जंप किया जाता है और वो खुल जाता है, तो पैराशूट में भी बैलून में और पतंग को उड़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से यूजेस ऑफ एयर हो गया। अब नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण इसको बोलेंगे। एयर इज said to be polluted if it contains substances that are harmful to animals, plants, etc. These harmful substances are called pollutants. देखिए, जब हवा में कोई हानिकारक पदार्थ मिल जाता है तो उसको प्रदूषण बोलते हैं, और जिस हवा में ज्यादा मात्रा में हानिकारक पदार्थ मिला होता है उसको ज्यादा अधिक उसमें वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे गैसेस रिलीज्ड along with lava from volcanic eruption, the dust raised from ground during the strong wind and storms cause air pollution. जैसे ज्वालामुखी निकलता है, उसके साथ बहुत सारा धूल कण धुआं निकलता है, वो हवा में मिलता है। तेज गति से आंधी चलता है तो वो उससे भी धूल कण उड़ करके हवा में मिलता है, इससे क्या हो जाता है, हवा प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है मैन बर्न फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम टू रन ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक व्हिच कॉज एयर पॉल्यूशन। हम लोग लकड़ी जलाते हैं खाना बनाने के लिए, कोयला जलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, खाना बनाने के लिए गैस का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब है नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण से कैसे बचाव किया जाए इसके बारे में है। कार्स, ट्रक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स शुड बी checked regularly to make sure that they are not polluting the air. हम लोग जो गाड़ी का प्रयोग करते हैं उसको बराबर चेक किया जाए कि ये ज्यादा प्रदूषण तो उत्पन्न नहीं कर रहा है। फैक्ट्रीज शुड बी सेट ऑफ ऑन द आउटस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। फैक्ट्री शहर से बाहर लगाना चाहिए। वी शुड यूज इको फ्रेंडली फ्यूल लाइक सीएनजी। हमें सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए गाड़ी में। आजकल धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। सीएनजी गैस का यूज शहरी क्षेत्र में खास करके ज्यादा हो रहा है। मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जाए। तो इस तरह से आपका एयर चैप्टर अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट आते हैं वाटर यानी पानी।
इसमें है फर्स्ट नंबर है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी पानी के गुण। पहले तो जानिए वाटर। वाटर लाइक द एयर इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ऑल लिविंग बींग्स एंड वेजिटेशन नीड वाटर टू लिव। हवा की तरह पानी भी बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जीवों को हवा पानी की जरूरत जीने के लिए है। बी अब है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी पानी के गुण। वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस लिक्विड। पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। इट फ्रीजेस at 0 degree Celsius and boils at 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इट इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी में बहुत सारे तत्व मिल सकते हैं या मिल जाते हैं। अब है इंप्यूरिटीज ऑफ वाटर, यानी पानी की अशुद्धि। पानी में जो अशुद्ध पदार्थ मिला होता है उसके बारे में जानना है। इंप्यूरिटीज ऑफ वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज। पानी में जो अशुद्धि मिला होता है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सोल्यूबल इंप्यूरिटीज, यानी घुलनशील अशुद्धि, और दूसरा है अघुलनशील, यानी जो घुल जाता है पानी, वह अशुद्ध पदार्थ जो पानी में घुल सकता है उसको सोल्यूबल इंप्यूरिटीज कहते हैं, और वह पदार्थ जो पानी में नहीं घुल पाता है उसको इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज, यानी अशुद्ध अघुलनशील अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सॉल्युबल इंप्यूरिटीज आर साल्ट एंड मिनरल्स। जैसे खनिज और नमक, चीनी, पानी क्या है? ये पानी में आसानी से मिल सकते हैं। देयर आर सम substances also which do not dissolve in water. The substances that does not dissolve in water is called insoluble substance. कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो पानी में नहीं मिलते हैं। वह तत्व जो पानी में नहीं मिल पाते हैं उसे अघुलनशील तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। दे कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग और एडिंग सम केमिकल विच कैन किल द जर्म्स। कभी कभी बैक्टीरिया और भी कई हानिकारक जीव पानी में मिल जाते हैं जो यूज करने लायक, पीने लायक नहीं रहता है, तो उसको हम उबालकर या केमिकल प्रयोग के रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसको शुद्ध करके उसको हम पी सकते हैं। अब है रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज। अशुद्धियों को पानी से कैसे हटाएं उसके बारे में जानना है। तो पानी में से अशुद्धि हटाने के तरीके हैं, जैसे बाय सेडिमेंटेशन, बाय फिल्ट्रेशन, बाय इवेपोरेशन एंड बाय डिस्टिलेशन। अब देखिए सेडिमेंटेशन क्या है। वाटर इज कलेक्टेड इन a huge tank and left undisturbed for a few days. As a result, heavier particles that are insoluble in water settle down at the bottom of the tank. Clear water remain on the top. When this water is exposed to air and sunlight, harmful microbes present in the water get killed. देखिए, अगर अशुद्ध पानी माने गंदा पानी को अगर हम बड़े से गड्ढे में या टैंक में जमा कर दे, उसको कुछ दिन तक छोड़ दे, बिना कुछ हिलाए डुलाए उसको ऐसे ही छोड़ दे, तो क्या होगा? उसमें जो गंदगी होगा, भारी गंदगी होता है, वो नीचे बैठ जाता है और साफ पानी जो होता है वो ऊपर रह जाता है। उसके अलावा उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके गर्मी के कारण उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद उस पानी को, जो कि ऊपर
साफ पानी हो गया, उसमें सूरज की गर्मी के कारण बैक्टीरिया मर जाता है, उसको हम बाहर निकाल करके उसका यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड कहलाता है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है बाय फिल्ट्रेशन, यानी छानने की क्रिया। We can remove the insoluble impurities by passing the water throughout a filter paper. This helps to remove very fine suspended impurities present in the water. देखिए, अगर पानी में कुछ अशुद्ध, जैसे मान लिया बालू मिला हुआ हो या पत्थर कंकड़ मिला हुआ हो, तो उसको हम फिल्टर करके, छान करके उस पानी को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय इवोपरेशन, यानी वाष्पीकरण करके भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। तो कैसे, वो देखिए। टेक सम टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट एंड डिसॉल्व इट इन वाटर। नाउ pour out this salt solution into a glass dish. Boil the water till all the water evaporates. After some time, you will find salt which is settled at the bottom of dish. This way, we can separate salt from water. The pure water can be obtained by collecting the water vapor and then कंडेंसिंग इट। देखिए, अगर हम चीनी या नमक को पानी में मिला दें और उसको किसी एक बर्तन में रख दे, 2 चम्मच चीनी मिला दिए या नमक मिला दिए, उसको घोल दिए पानी में, तो वो मिल गया। उसके बाद उसको हम किसी बर्तन में रख के नीचे से उसको आग जलाएं, तो पानी गर्म होकर भाप बनेगा और भाप बन के धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। अंत में आप क्या देखिएगा कि सारा पानी भाप बन के ऊपर चला गया और जो नमक हो या चीनी हो जो आपने पानी में मिलाया था वो नीचे बर्तन में बच गया। तो इस मेथड से, यानी इवेपोरेशन के मेथड से भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बाय डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है उसको आप पहले पढ़े हैं, फिर भी जान लीजिए। In this process of evaporation, water is heated to separate the soluble substance such as sugar or salt. In this process, water evaporates in the form of water vapor and leaving the crystal of soluble substance in the dish. On heating, water changes into water vapor and pure water is collected by cooling this वाटर वेपर। देखिए, डिस्टिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बर्तन में पानी को गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद क्या होगा कि वो भाप बनेगा। भाप को ऐसे तरीका से, जैसे कि एक जिस बर्तन को आप गर्म कर रहे हैं पानी को, तो उस बर्तन में एक ऐसा नली होना चाहिए कि वो, या एक पाइप की तरह जो दूसरे बर्तन में जाए, जो पानी भाप बनेगा गर्म होकर के, वो भाप क्या होगा दूसरे बर्तन में जाएगा और दूसरे बर्तन में जाने के बाद वो भाप ठंडा होकर के फिर से पानी बन जाएगा। ये प्रक्रिया डिस्टिलेशन कहलाता है। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी इंप्यूरिटीज को हम पानी से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एयर में और वाटर में समझा, जाना, पढ़ा कि हम कैसे, एयर में आपने पढ़ा कि एयर के कितने लेयर होते हैं और ये कहां तक है। उसके बाद एयर में वेट होता है, स्थान छेदता है एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन से कैसे बचे। नेक्स्ट आपने वाटर में पढ़ा पानी, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी के गुण, इंप्यूरिटीज ऑफ वाटर, पानी की अशुद्धि, पानी को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझेंगे और इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो और अच्छा ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।